You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. पाकिस्तान की तारीख़ को पाकिस्तानी सिनेमा के पोस्टर्स के ज़रिए बयान करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज हम पहुँचे हैं 1972 तक। 1972 के पोस्टर्स को देखते हैं और 1972 का जो साल था उससे पिछले 2 साल जो हैं वहाँ क्या हुआ और 1972 में क्या हुआ, ये आज हम इसका जायज़ा लेंगे। 1972 वो साल था कि अगर हम उसके माशरे का, कल्चर का, सियासत का जायज़ा लें तो मशरक़ी पाकिस्तान का जो सानहा था वो हो चुका था। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद मुल्क बन चुका था। पाकिस्तान 1971 की जंग हार चुका था और हमारे बहुत सी फ़ौजी जवान जो हैं भारत की जंगी कैदी हो चुके थे। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जमहूरियत बहाल हो चुकी थी, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में ही मशरक़ी पाकिस्तान भी अलहदा हो चुका था और यहाँ पर अब एक नए सिरे से मुल्क की तामीर करना थी, कौम को अज़्म व हौसला देना था। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो काफ़ी जारहाना था। फॉल ऑफ ढाका के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई तो सबसे बड़ा जो मसला था, जो 2 मसाइल थे, एक तो पाकिस्तान की दुनिया भर में जो इज़्ज़त थी, वक़ार था, उसको बहाल करना था। जंगी कैदियों को जो भारत की कैद में थे उनको आज़ाद करवाना था और बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान लाना था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक नए आइन की तैयारी का मसला था। वो आइन जो 1973 में सामने आया उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी तमाम सियासी जमातों को भी, पाकिस्तान के जो सूबे थे उनको भी, उनकी सूबाई क़यादतों को भी एतमाद में लेना था। ये मुश्किल मराहिल थे जिनका हम ज़िक्र करेंगे और जो पाकिस्तान की तारीख़ में आगे जैसे जैसे हम जाएंगे हम इनका साथ साथ ज़िक्र करते रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट की हैसियत से हल्फ उठाया था। 1973 में वो फिर 9वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें नेशनलाइजेशन का प्रोसेस था, यानी कौमी निजकारी में ले लिया जो कि सनती अदारे थे या और दीगर कमर्शल अदारे थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने एक नहायत दिलचस्प नारा दिया, वो था इस्लामिक सोशलिज़म का। अब प्रॉब्लम ये थी कि सोशलिज़म का नाम लेना हमारे यहाँ एक गुनाह तस्वर किया जाता था। ख़ास तौर पे मजहबी या दाएं बाजू की जमातें थीं वो इसको कुफ्र करती थीं, करार देती थीं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों पर पाबंदी आयद थी। तो ऐसी हालत में सोशलिस्ट नज़रियात को लेके आना कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने इस्लामिक सोशलिज़म का एक नया नारा दिया जिसमें सोशलिज़म की काफ़ी चीज़ें शामिल थीं, लेकिन उसको हमने अपने मजहबी या हमारे माशरे के लिहाज से तब्दील किया था। चंद बुनियादी अवामिल उसमें शामिल थे जिनमें ज़रूरी रिफॉर्म्स भी थीं, एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स थीं उसमें जागीरदारी का ख़ात्मा सबसे अहम चीज़ थी। और आज के हमारे इस वीडियोज़ में जो हम फिल्म का जायज़ा लेंगे तो उसमें सबसे अहम चीज़ हमें ये जागीरदारी नज़र आती है। पीपल्स पार्टी ने जागीरदारी के ख़िलाफ़ नारा बुलंद किया, मज़दूर की, अवाम की, आम आदमी की, किसान की बात की, किसान दोस्त पार्टी करार दिया अपने आप को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में बहुत से जागीरदार शामिल थे। ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक जागीरदार ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, इलाकाई सकाफ़त है, उसको तरवीज और तरक्की देना भी शामिल था। सूबाई ख़ुद मुख्तारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो कि आगे जिसको सामने रख कर 1973 का आइन जो है वो तरतीब दिया गया। तो आइए अब हम देखते हैं पहले पोस्टर को। आज ये है पंजाबी फ़िल्म ठा का पोस्टर। ठा इस लिहाज से दिलजीत मिर्ज़ा की एक अहम फ़िल्म थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जैसे हमने कहा, मैनिफेस्टो था जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा। सोशलिस्ट नज़रियात
पीपल्स पार्टी में काफ़ी हद तक शामिल थे। तो ये फ़िल्म भी उसी नारे को लेके चली। यहाँ तक कि इस फिल्म का एक गीत था कि ज़ालिमां दे ज़ुल्म दी अखीर होनी ठा, यानी ठा का यहाँ से मुराद है था ख़ात्मा, जिसको आप पंजाबी ज़बान में यहाँ ठा ख़ात्मे से मुराद लिया गया कि ज़ुल्म का दौर, जागीरदारी का दौर अब ख़त्म हो चुका है, अब जमहूरियत का दौर है, अवाम की हुकूमत है, अवाम की मर्ज़ी चलेगी। ये इस फिल्म के डायलॉग्स में भी ऐसी चीज़ें थीं, इसकी कहानी का जो मेन आइडिया था वो भी यही था। और इसमें अदाकार शाहिद ने एक शायर का, एक राइटर का किरदार अदा किया जो कि बाएं बाजू की नुमाइंदगी करता है। इस लिहाज से ये फ़िल्म न सिर्फ 1972 की अहम तरीन फ़िल्म है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो फ़िल्मी तारीख़ है, मैं उसमें जो पॉलिटिकल हमारी फ़िल्में हैं उसमें ठा को एक अहम किरदार इसका अदा किया। इसके बाद जो एक और फ़िल्म पंजाबी आई थी वो थी जुल्म दा बदला। जुल्म दा बदला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नारा है, जो मैनिफेस्टो है, उसको लेकर बनी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की फ़िल्मों में सही मानों में जागीरदार के ख़िलाफ़, जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़, उनकी जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़िल्म बनी तो वो जुल्म दा बदला ही था। ये वो वाहिद फ़िल्म थी पाकिस्तान की पंजाबी और उर्दू फ़िल्मों में कि जिसमें जागीरदार को मुकम्मल तौर पर नेगेटिव दिखाया गया। वरना आम फिल्मों में ये होता था, चूँकि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जिस तरह जागीरदार ही हमारे मेन इन्वेस्टर थे, सियासतदान थे और उनका असर रसूख इंडस्ट्री पे काफ़ी था, तो जागीरदारों के ख़िलाफ़ फ़िल्में नहीं बनती थीं। बज़ाहिर तो हमें लगता था कि जागीरदार ज़ालिम है, वो जुल्म कर रहा है, लेकिन एंड जो उसका निकलता था फ़िल्म में, वो सामीन को यही पता चलता था कि जागीरदार तो मासूम, शरीफ, अवाम का ताबेदार, अवाम की खिदमत करने वाला है, अपने गरीब किसानों की देखभाल करता है। बस उसका कोई एक अयाश बेटा या भाई होता है जो ये जुल्म करता है, जागीरदार ख़ुद नहीं है। ये वो तर्ज थी जो हमारी फ़िल्मों में, हमारी कहानियों में शामिल थी। लेकिन जुल्म दा बदला ने इस रवायत को तोड़ा था और जागीरदारी के जुल्म को नहायत ख़ूबसूरती के साथ और खुल्लम खुला जो है स्क्रीन पे पेश किया गया। तो इस लिहाज से ये भी 1972 की बल्कि पीपल्स पार्टी की एरा में जुल्म दा बदला और ठा बहुत अहम फ़िल्में हैं, जिनको हम पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख़ में सियासी फ़िल्मों की हैसियत से हमेशा याद रखेंगे। सुल्तान फ़िल्म का ये पोस्टर, पंजाबी की सुल्तान फ़िल्म बहुत कामयाब फ़िल्म थी और ये फ़िल्म भी गाँव का जो हमारा पंजाब का माहौल है, जो सकाफ़त है, जो वहाँ जागीरदार हैं, किसान हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। पगड़ आपको नज़र आ रहा है, पगड़ी जो है सुल्तान राही ने पहनी है, ये अलामत थी पंजाबी कल्चर की। साइकिल आपको नज़र आ रही है जो उस वक़्त एक वैसे तो शहर की अलामत थी, लेकिन देहातों में भी साइकिल आना शुरू हो चुकी थी। अगली फ़िल्म है जी खान चाचा। अब चाचा का लफ्ज़ भी पंजाबी कल्चर में बहुत अहम है। आम तौर पे बाप को भी चाचा कहा जाता है और ख़ान चाचा यानी वो चाचा, वो बाप या बुज़ुर्ग जो ख़ानदान का सरबराह है। और पंजाबी कल्चर इस पोस्टर में आपको नज़र आएगा, ड्रेसेस में आप देख सकते हैं, और ख़वातीन को कुछ शहरी बालों का स्टाइल जो नज़र आएगा आपको, वो शहरी माहौल का नज़र आएगा। और देही सकाफ़त जो है वो आपको नज़र आएगी। इसमें पगड़ी है, इसमें लाचा है, इसमें जो कपड़े पहने गए हैं वो गाँव की हमारी सकाफ़त की अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्गों की अहमियत है, जो ख़ान चाचा का लफ्ज़ बताता है किस तरह बुज़ुर्ग जो है वो ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और काम करते हैं, ये उसकी भी एक अलामत है। अगली फ़िल्म है जी खून पसीना। इसमें आप देखें कि जो हमने कहा कि इस बीच चले आ रहे थे कि 60s के एंड पे पंजाब में तशद्दुद का कल्चर आ गया था जो फ़िल्मों में है। तो इस के पोस्टर पे भी आपको वो तशद्दुद जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है। और इस पोस्टर की यही ख़ास बात है कि इसमें फिर वो जो तशद्दुद को है वो पोर्ट्रे किया गया है, वो उजागर किया गया है। 1972 का हमारा अगला पोस्टर, पंजाबी फ़िल्म सरदार दी बाजी, यानी ज़िंदगी की बाजी, जान की बाजी। इसमें अहम चीज़ इस पोस्टर में आपको दो ख़वातीन हैं, एक मुकम्मल तौर पर देही सकाफ़त की अक्कासी करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी खातून है वो शहरी
इलाकों के जो ड्रेस है उसमें मलबूस हैं और वो वहाँ की अलामत है। और ये वही जो हम कह रहे हैं कि 60s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, देहात और शहर का कल्चर जो है वो मिक्स होना शुरू हुआ। तो वो मिलने से जो एक नई सकाफ़त हमारे यहाँ जन्म ले रही थी 60s के एंड पे, अब 70s के अर्ली में 1972 में ये काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। ये एक नया कल्चर, एक नई सकाफ़त हमारे इलाकों में, ख़ास तौर पे जो पंजाब है वहाँ पर ये सकाफ़त जन्म ले रही थी और ये बढ़ रही थी आगे। उमराव जान अदा, एक बार फिर क्लासिक की तरफ आ जाएं। लखनऊ का कल्चर, वही नवाबी माहौल, वो नवाबी ड्रेस, वो उनकी रवायात, उनकी ज़बान, ये जो उर्दू अदब से हमारा सिनेमा ने लिया वो उसकी अक्कासी कर रही थी उमराव जान अदा। और उसके साथ साथ ही इसने ख़ातून यानी ख़वातीन के जो जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, जिस पे के लिए हसन तारिक मशहूर हैं। हसन तारिक की औरतों का मौजू चूँकि ख़वातून ही है, मुख्तलिफ़ हवालों से ख़वातीन पे मज़ालिम भी, और जो ख़वातीन ने बदला लिया मर्दों से, जो ख़वातीन ने इस माशरे से बदला लिया, वो भी हसन तारिक की फ़िल्मों का मौजू रहा। लेकिन उमराव जान अदा एक तैफ की कहानी, एक मशहूर क्लासिकी उर्दू नावल की जो है फ़िल्मी तश्कील थी। हमारा अगला नावल जो फ़िल्म है वो है नागमनी। नागमनी जो है ये फिर सांपों की वही जो फेबल्स हैं, जो दास्तान्स हैं, जो रवायती कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ जो हिंदू कल्चर से हमारे अदब में आई और हमारी सकाफ़त में आई, फिर हमारी फ़िल्मों में आई। सांपों के मौजू पर बहुत सी फ़िल्में बनी कि सांप इंसान बन जाता है 100 साल बाद, या सांप जो है वो नागन जो है वो अपने नाग का बदला लेती है, या नाग नागन का बदला लेता है। तो ये उसी तरह की रवायती कहानियों पर मुश्तमिल एक फ़िल्म थी। लेकिन इस फिल्म में हबीब जालिब का एक गीत जो था उसका जिक्र मैं बाद में किसी वीडियो में करूँगा, जब हम आगे चलेंगे पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख़ में सियासत का जिक्र करेंगे तो वो बताऊँगा। वो नगमा भी सियासी अहमियत रखता था। अगला पोस्टर भी जो है वो भी इसी सांपों की रवायत पे, आप खातून को देख रहे हैं जिसने हाथ में बीन पकड़ी हुई है, एक सपेरन का किरदार। तो ये ज़ाहिर करता है कि ये चीज़ भी हमारे सिनेमा में बहुत ज़्यादा थी। अगला पोस्टर जी पंजाबी फ़िल्म निज़ाम का, जिसको निज़ाम डाकू भी कहा जाता है, निज़ाम भी वही हमारा जो लोक दास्तानें हैं, रवायती हीरो जंग आज़ादी के, कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ काम किया, जिनको अंग्रेज़ों ने डाकू करार दे दिया, लेकिन अवाम उनको अपना हीरो मानते थे। और 2 बंदूकें भी हैं जो आप पोस्टर पे नज़र आ रही हैं। अंग्रेज़ आगा तालिश जो हैं वो एक अंग्रेज़ ऑफिसर के रूप में नज़र आ रहे हैं। किस तरह अंग्रेज़ों के साथ जो है निज़ाम ने टक्कर ली थी, ये उसकी कहानी थी। और पंजाब की सकाफ़त में, पंजाब के कल्चर में इन किरदारों की, इन कहानियों की बहुत अहमियत है और इनको तस्लीम किया जाता है और अब भी इनको सुना जाता है, इनको देखा जाता है। ऐसे मौजू पे फ़िल्में बनती रहीं और कामयाब होती रहीं। और ख़ास तौर पे उस वक्त में फ़िल्म का आना कि जब 1972 में हम एक जंग हार चुके थे और हमें एक अखलाकी या मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, क़ुव्वत की ज़रूरत थी कि हम फिर उसे उठ सकें, फिर से दुनिया के सामने सुरखरू हो सकें और वक़ार, अपना खोया वक़ार हासिल कर सकें। तो ये फ़िल्म इस दौर में रिलीज़ हुई। बशीरा, ये वो अहम तरीन फ़िल्म 1972 में, आप देख सकते हैं पोस्टर पे खून से भरा हुआ कुर्ता, धोती, पंजाब का कल्चर। लेकिन पंजाब के फ़िल्मों में खून बहाना, खून दिखाना, जुल्म दिखाना, तशद्दुद दिखाना, ये अब शुरू हो चुका था। और ये बशीरा वो फ़िल्म थी, अगर आप थोड़ा सा इसकी मुमासलत को गौर करें, कि जिसने बाद में जट कल्चर की बुनियाद रखी पंजाबी फ़िल्मों में, जिसने तशद्दुद की बुनियाद रखी। ये पोस्टर उसकी वाज़ेह अक्कासी करता नज़र आ रहा है। और हम इस तरह की फ़िल्में बनाते रहे, सेंसर बोर्ड भी अप्रूव करता रहा, इस तरह के पोस्टर भी बनते रहे और माशरे में तशद्दुद फैलता रहा। पता नहीं हमने उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका, हमने क्यों नहीं इसको चेक किया। अगर हम इसको उस वक्त ही रोक देते तो शायद हमारे माशरे में ये तशद्दुद जो है ये इतना ना फैलता। वहीद मुराद की फ़िल्म खलिश, पोस्टर्स ज़ाहिर कर रहे हैं एक रोमांटिक फ़िल्म, और वहीद मुराद ने जो एक शहरी मिडिल क्लास का कंसेप्ट दिया था हीरो को, खिलंडे नौजवान का, वो अक्स नज़र आ रहा है इन पोस्टर्स पे, जो वहीद मुराद की एक खूबी थी और जिसको लेके वो कामयाबी से आगे बढ़े थे। अगला पोस्टर सिर्फ इसलिए ज़्यादा अहम है, इसमें और कुछ ना भी होते ही आर्टिस्टिक लिहाज से,
आप इसकी कलर ब्लेंडिंग और इसकी कलर स्कीम देखें और इसके जो आर्ट है वो देखें, तो ये एक खूबसूरत आर्ट की अक्कासी करता है। इससे लगता है कि 1972 में अब आगे जो है हमारी फ़िल्मों में एक अच्छे पोस्टर बनना, आर्टिस्टिक लिहाज से बनना शुरू हो चुके थे, और ये एक अच्छी बात थी क्योंकि दुनिया में काम तो बहुत पहले से जारी था। हमारे यहाँ शायद पोस्टर्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब लग रहा था कि हमारे यहाँ अच्छे पोस्टर बनना शुरू हो चुके हैं। अगली फिल्म सुहाग का पोस्टर, नाम से भी ज़ाहिर है कहानी भी ऐसी ही होगी यकीनन। हमारे जो रवायत है, हमारा सकाफ़त है जिसमें सुहाग को बड़ी अहमियत हासिल है, शोहर का जो मजाजी खुदा का तस्वुर है, मशरकी रवायात हैं। पोस्टर पे जो लिबास नज़र आ रहा है खातून का, साड़ी है वो भी नज़र आ रहा है, दुल्हन का लिबास आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो तमाम हमारे ज़ेवरात हमारी सकाफ़त में शामिल होते हैं एक दुल्हन के लिए, और बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं। सुर्ख कलर का जोड़ा और टीका और झुमका, ये सारे ज़ेवरात आपको नज़र आ रहे हैं। तो भरपूर अक्कासी करती हुई हमारी मशरकी रवायात की, हमारी मशरकी सकाफ़त की जो हमारे मुल्क में थी। ईद दा चंद, ईद दा चंद एक ख़ास मानों में इस्तेमाल होता है, पंजाबी में, मुहावरों में, उर्दू में भी है ईद का चांद होना, तो वो थोड़ा सा और मफ़हूम में आता है। हाँ, ईद दा चंद किसी और मफ़हूम में कि ईद का चंद नज़र आ गया है, खुशी आ गई है, यानी ईद का चांद आपने हीरोइन को करार दिया क्योंकि आपने उसका चेहरा वहाँ दिखा दिया, और साथ जो दूसरी खातून है वो शहरी लिबास में है। ये गौर कीजिएगा कि पंजाबी फ़िल्म में अब शहरी कल्चर ज़्यादा डोमिनेट होना शुरू हो गया था। पहले तो ज़्यादातर फ़िल्में जो थीं वो देहाती सकाफ़त को लेके बढ़ती थीं आगे, लेकिन अब 70s के शुरू में शहर को भी वहाँ आना, उसका जो अमल दखल है वो शुरू हो चुका था। मान भिरामंदा पंजाबी फ़िल्म, और यहाँ फिर वही तशद्दुद की बात करेंगे। देहाती लिबास में तो आपको मेल कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, फ़ीमेल कैरेक्टर्स भी नज़र आ रही हैं, मशरकी लिबास हैं, हमारे देही इलाके के लिबास हैं, लेकिन हाथ में रिवॉल्वर का होना ये क्या अक्कासी कर रहा था? ये ज़ाहिर कर रहा था कि अब वो असलहा जो मर्द इस्तेमाल करते थे ख़वातीन के हाथ में भी पहुंच चुका था हमारे देहातों में। इश्तिहारी मुलज़म वही डाकुओं कोई और पुलिस की रवायती किरदारों के आपको पेश कर रहा है। वही आतिशी असला, डाकू का मखसूस एक लिबास, और सामने एक पुलिस का जवान जो कि डाकू का मुकाबला कर रहा है, एक रवायती कहानी। और हमारे पंजाबी जो सकाफ़त थी, जो दही माहौल था, उसमें डाकू का जो एक किरदार था वो बड़ा अहम था, और उस अंग्रेज़ी दौर से लेके उस दौर तक, ये 70s तक ये बड़ा अहम रोल रहा, बल्कि शायद कुछ इलाकों में तो अब भी ये रोल मौजूद है। ये थी 1972 की फ़िल्मों के जो कुछ ख़ास पोस्टर्स, दस्तयाब पोस्टर्स जो हमें नज़र आए, हमने उन पे बात की। लेकिन जो इसमें काबिल तवज्जो बात है, गौर करने वाली है, वो ये है कि इन सारी फ़िल्मों में, इनकी कहानियों में, इन पोस्टर्स में हमें कहीं भी हमारा जो सियासी मसाइल हैं, हमारा जो सियासी सानया हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान का, जो हमें हज़ीमत उठानी पड़ी थी, वो कहीं नज़र नहीं आई। क्यों हमारी फ़िल्में इससे दूर रहीं? क्या हदायतकारों, फ़िल्म साज़ों ने ख़ुद कोशिश नहीं की, या कोई सियासी पाबंदियाँ, मजबूरी थीं, हुकूमती रुकावटें थीं? आखिर क्या वजह थी कि हम इतने अहम मसले को, इतने अहम इशू को हम अपनी फ़िल्मों में लेके नहीं आए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस पे सोचिए और गौर कीजिए, हमने क्यों सिनेमा को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया।